अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है। भारत क्या कहता है कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं किया, और पाकिस्तान से तो कई हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो राह की साजिश है, और राह कहती है कि भाई हमें और बड़े काम पड़े हुए हैं, अब हम ये भी करें। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तक कि हमारे एक जर्नलिस्ट साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी यकीनन ये जो अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं, ये उनका कारनामा है और उनको पैसे दे रही है इंडियन एजेंसी रॉ। जी हाँ, और इस तरह की भी कई खबरें आपने चलती हुई देखी, और कई लोगों को अभी तक कुछ ही वीक्स के अंदर एक दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से लेके पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया हो, कोई खास इलाका हो, एक प्रोविंस में हो, एक तरफ हो, नहीं। हर तरफ जहां जहां पर भी ये टेररिस्ट जो हैं या ये टेररिस्ट आउटफिट के लोग जो हैं वो जहां जहां मिल रहे हैं उनको उड़ाया जा रहा है। कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि कमाल कर दिया है। मगर बात सारी ये है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले बात हुई कि जी मुंबई अटैक्स का मास्टरमाइंड यानी कि साजिद मीर। जी हाँ, साजिद मीर के बारे में कहा गया कि इसको डीआई खान, डेरा इस्माइल खान की जेल में बताया गया कि इसको जहर दिया है। अब पाकिस्तान में कोई चीज खालिस तो मिलती नहीं है ना, तो फिर जहर क्या खालिस मिलेगा। वो जहर खिला तो दिया किसी ने इसको, मगर जी वो मरते 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 भी अब जाके खबर आई है कि जी अब जाके जो पॉइजन था ना उसने असर किया है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान का बनेगा क्या। यहाँ पर जहर तक खालिस नहीं मिल रहा है कि वो जहर खाने के बाद भी बंदा जो है 3-4 दिन आराम से निकाल देता है और उसके बाद टपकता है। खैर, इस आदमी के बारे में ये बताया जा रहा है, इसको भी यही कहा जा रहा है कि लश्कर तोयबा का था और मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था। एक तो सारे मास्टरमाइंड है। अभी तक कोई मैंने आम सा मामूली सा लेफ्ट हैंड जो है, जैसे कब को कह रहे हैं ना राइट हैंड मार दिया, तो अब लेफ्ट हैंड मारना शुरू कब करेंगे पता नहीं। किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको ये कहें कि हाँ ये बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, या बहुत बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं इनके टेररिस्ट के, उसमें एक कोई मामूली सा प्यादा था। वो जैसे कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया के साथ और भी तो कितने सारे लोग थे ना। गब्बर सिंह के साथ, गब्बर सिंह अकेला तो नहीं चल रहा था ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो मारते हैं कहते हैं मास्टरमाइंड यही था। मतलब कमाल हो गया, हर कोई मास्टरमाइंड है और हर किसी ने प्लान किया है। तो इसका मतलब ये है कि सबके सब सिर्फ और सिर्फ मास्टरमाइंड है, यानी कि सीधे साधे माइंड के या उनको फॉलो करने वाले इन लोगों के कोई है नहीं। लेकिन खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि साजिद मीर के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि फाइनली उसके ऊपर जहर का असर हुआ है और वो पहुंच गया है ऊपर 72 हूरों के पास। लेकिन ये जरूर है कि इसको सुनकर, इस खबर को सुन के ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके बॉसेस हैं, यानी कि जैसे कहते हैं हाफिज सईद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया और सैयद सलाउद्दीन और न जाने कितने लोग, उनके जरूर जो है वो कान खड़े हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो एक एक करके मारते जा रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने ये भी कहा था कि जी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती। तो अब करें तो क्या करें, तो जाहिर है उसकी वजह से हो सकता है यहीं पे हमारे लोग जो हैं, इन लोगों को चुन चुन के, क्योंकि जैसा कि मैंने सॉरी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई बाहर वाला आएगा और आपके घर के हर रूम में जाके उसको मालूम होगा क्या चीज कहाँ रखी है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी आप समझिए जैसे एक घर है, और वहां पे कौन कहाँ बैठा है, कहाँ रह रहा है, इसका पता तो सिर्फ हमारे अपने ही लोगों को हो सकता है, हमारी एजेंसीज को ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से हर किसी का उन्होंने पता कर लिया कि कौन कहाँ है, किस जेल में है, किधर है। और अगर ऐसा है तो भाई
कमाल करते हैं पांडे जी, मतलब हद हो गई। इतनी इंटेलिजेंस अगर इंडिया की स्मार्ट है, इतनी तेज है, तो फिर यकीनन हमारी नंबर वन क्या कर रही है एजेंसी। और जो कि हमारे अफसार आलम साहब कहते हैं ना नंबर वन, बिल्कुल जी, तो ये नंबर वन है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब किसी को जहर देते हैं, किसी को गोली देते हैं, किसी को कोई किसी तरीके से मारते हैं, तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है, और आगे मजीद जो जो मतलब टपकता जाएगा। पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान इसके बाद एफएटीएफ में से भी निकल जाएगा, मतलब निकला हुआ तो है ही, मतलब मजीद अंदर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जी उसके अलावा चाइना भी खुश हो जाएगा, चाइना के साथ साथ अमेरिका भी खुश हो जाएगा, और अमेरिका खुश होगा तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामने भी हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आके हमें पैसा दे देंगे कि लो जी लो अय्याशी करो। अरे यार, मुझे क्या याद आया, आप लोगों ने मुझे क्या याद दिलाया। एक तो आप लोग मुझे बातों में लगा लेते हैं और जो मेन टॉपिक होता है ना वो मैं भूल जाती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे आर्मी चीफ, जी हाँ, हमारे आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब अपने पहले सरकारी विजिट पे अमेरिका पहुंच गए हैं। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि जी जनरल आसिम मुनीर का ये पहला सरकारी यानी पहला गवर्नमेंट की तरफ से पहला सरकारी खर्चे पे पहला विजिट है अमेरिका का। और फिर इस पे मुझे एक गाना याद आया, क्या खूबसूरत गाना गाया था, पता नहीं किसने गाया था मगर गाया जरूर था। अपनी जेब में लाखों होंगे आज कल या परसों, हम भी जग के प्यारे होंगे आज कल या परसों, ऐसा था ना कोई सॉन्ग। खैर, अगर आप लोगों ने नहीं सुना गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, जरूर मिल जाएगा आपको। लेकिन खैर इसका मतलब ये है कि अब पैसा आने वाला है और जनरल साहब ने विजिट शुरू कर दिए हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे और वहां जाके बातें करेंगे, और वो बातें सुनकर इतने खुश हो जाएंगे वहां के लोग कि उन्होंने फौरन ही अपनी जेब में हाथ डालना है। और हमारे बैंक अकाउंट्स जो है यानी कि जो सरकारी बैंक अकाउंट्स हैं, जाहिर है हमारे थोड़ी जो इन लोगों के अपने बैंक अकाउंट्स होते हैं ना, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके हाथ में पैसा आता है, तो जी अब आईएमएफ की तरफ से भी पैसा आ जाएगा, चाइना से भी आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक से भी आ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान में घूम फिर के वापस भी चला जाएगा। इसलिए कि आप जानते ही हैं कि इन सब लोगों की औलादें बाहर हैं, इनकी फैमिलीज बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। आप जानते हैं ना, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, इंग्लैंड में, कहाँ कहाँ पे बेचारे जा जाके ना प्रॉपर्टी खरीदते हैं मेरा ख्याल है। और उस किसी वजह से जो है हमारी कंट्री की बहुत इज्जत है। इतनी प्रॉपर्टीज तो शायद किसी और कंट्री के लोग ना खरीदते हो पाकिस्तान से बाहर, जितने पाकिस्तानी खरीदते हैं। मगर खैर इस तरह की बातें तो होती ही रहती हैं, और इसी वजह से हमारी एक तरह से हमारा सर ऊंचा रहता है, और हमारी जो है वो लोगों को पता है कि किस तरीके से ये लोग आएंगे और कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो कहा यह जा रहा है कि जी हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो अमेरिका के विजिट पे गए हैं, और जरूरी विजिट है जी, ऑफिशियल विजिट है, बातचीत होगी। लेकिन क्या बातचीत होगी? हमने अमेरिका से क्या करना है? हमने अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है? नहीं। हमने अमेरिका से कोई टैंक खरीदने? नहीं। वैसे भी टैंक की लड़ाई तो मैंने सुना है खत्म ही हो गई है, लेकिन फिर भी हमने अमेरिका से हथियार लेने हैं? नहीं। हमने अमेरिका से कोई मेडिसिन लेनी है? नहीं। हमने अमेरिका से कोई ये पूछना है कि जी आपके यहाँ से लोग भेजिए, यहाँ पर टूरिज्म हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है? नहीं। हमने आखिर अमेरिका के साथ करना क्या है जिसके लिए इतनी खुशी खुशी हमारे लोग जो है वहां पे जाते हैं विजिट करने के लिए। और जाहिर है कि जैसे अभी जनरल साहब भी गए, तो जी हमने अमेरिका से लेने हैं पैसे। और वो पैसे तो हम बोलते हैं, हमारी जबान में पैसा बोलते हैं, मगर सही बोले तो डॉलर, बोले तो डॉलर चाहिए हमें, ठीक है ना। और वो डॉलर लेकर यकीनन जो जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाइना हो, अमेरिका हो, XYZ, जो भी कंट्रीज हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या है। हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं तो उनको तो आटे का थैला और चावल देके निकाल देते हैं, और हमारे फौजी जाते हैं तो उनको डॉलर दे देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, पाकिस्तान में तो हर जगह फौज ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान की फौज तो बिजनेस करती है, पाकिस्तान की फौज तो पैम्पर बनाती है, मटर छीलती है, पता नहीं क्या क्या करती है। ये सारी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग जो है वो अपना जिसे कहते हैं ट्रस्ट भी इन्हीं के ऊपर दिखाते हैं कि अगर इमरान खान जाएंगे
तो आप उन्हें आटे और चावल की थाली दे देते हैं। नवाज शरीफ जाते हैं तो वो भी खजूरे वजूरे लेके वापस आ जाते हैं। जरदारी साहब जाते हैं तो वो भी इसी किस्म की उनको टोपी ड्रामा करके वापस भेज देते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी जमाने में अगर कोई भी आर्मी चीफ पाकिस्तान का जाता है, चाहे वो बाजवा साहब हो, उससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जाओ लगते और न जाने कितने, तो उनको तो फौरन डॉलर मिल जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी हाँ सही है, हर बात के लिए हाँ कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे पॉलिटिशियन जो है ना वो निकम्मे निखट्टू है, उन्हें काम नहीं आता। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियन है ना इतने भी निकम्मे और निखट्टू नहीं है, इसलिए कि उनको पता है कि कब किस वक्त किसका जूता साफ करना है, जिसके बाद उनको एक सीट मिल जाएगी और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अभी आजकल देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी बेचारे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को, स्टैब्लिशमेंट जो है नवाज शरीफ साहब को गोद से उतार दे और उनको गोद में ले ले और कहे कि बेटा आज से तुम प्राइम मिनिस्टर हो। यही हाल इमरान खान के साथ भी था। इमरान खान साहब लाडले कहलाते थे, नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस कहला रहे हैं। और ये जो है ये यकीनन इमरान खान के सपोर्टर्स कह रहे हैं और हमने कुछ नहीं कहा, हम कुछ नहीं कहते, तौबा तौबा, हम ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और सबको मालूम ही है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये भी इमरान खान के सपोर्टर्स ने एक पिक्चर बनाई है, एक पोस्टर बनाया है जिसमें इमरान खान जो है वो छलांग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और नवाज शरीफ शायद नीचे बैठ के उनको कैच करने के लिए ऐसे कर रखा है। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता ये पॉलिटिशियंस को हुआ क्या है आजकल, एकदम बावले हो गए। हम आपको ये भी बताते चले कि ये आपको जी दिखाई दे रहे हैं, पहले ये साहब जो थे ये थे जी पीपल्स पार्टी में। जी हाँ, और पीपल्स पार्टी में रहते हुए जो है ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जी हाँ मुस्तफा नवाज खोखर साहब का कहना है 16 महीने की हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। गुफ्तगू ये हो रही है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, ये अवाम के साथ मजाक हो रहा है। जी हाँ, मुस्तफा नवाज खोखर साहब पहले पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया या पता नहीं पीपल्स पार्टी ने इनको छोड़ दिया। बहरहाल दोनों अलग हो गए और अब नवाज खोखर साहब जो है वो दे टकाटक वो जो 16 मंथ्स की जो गवर्नमेंट रही है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, उसके खिलाफ बातें करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि जी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान थे उन्होंने बेड़ा गर्क नहीं किया था। कहना क्या चाहते हैं आखिर नवाज खोखर साहब? लेकिन खैर, मुस्तफा नवाज खोखर साहब की इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यकीनन इसके बारे में लोगों को सोचना तो पड़ेगा। आगे हम बढ़े और ये आपको जी आपको नजर आ रहे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और न जाने कब तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल तो इनका कोई मूड नहीं लग रहा मुझे जाने का। वैसे तो बहुत से लोगों का मूड है इनको भेज देने का, लेकिन नवा ये जो काकड़ साहब है इन्होंने यही सोच के रखा है कि जी अभी ये मजीद जो है वो हमारे सर के ऊपर रहने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पीएमएलएन के जो एक मेंबर है उनकी तरफ से कहा गया है, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जी आजकल बड़ी सर्दी है, कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, तो इस वजह से इलेक्शंस जो है वो थोड़े आगे कर दिए जाएं, यानी कि 3 से 4 महीने इलेक्शंस को आगे किया जाए। और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि कई इलाकों में बर्फबारी बहुत है, यानी कि इनका ख्याल ये है कि अगर बर्फबारी नहीं होगी तो पब्लिक निकलेगी और वोट डालेगी। खैर, इस किस्म की बहकी बहकी बातें हमारे पॉलिटिशियंस किया ही करते हैं। पहले ये फैसला करना होगा तशद्दुद का इख्तियार किसके पास है। तशद्दुद का इख्तियार रियासत के पास है। जी हाँ, ये कहना है हमारे काकड़ साहब का कि जो रियासत है, यानी जो स्टेट है, उसके पास इख्तियार होता है कि वो किसी के ऊपर टॉर्चर कर सके, उसके अलावा कोई टॉर्चर कर नहीं सकता। मतलब किस किस्म की बातें कर रहे हैं सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मुझे सुनने वाले हैं अगर उनकी समझ में आ जाए तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख दिएगा, इसलिए कि काकड़ साहब किस तरह की बातें करते हैं मेरी समझ से तो बाहर है। काकड़ साहब का यह भी कहना है कि जी ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन चल रही है गजा में भी और जी कश्मीर में भी, उनका कहना यह है कि उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन को तवज्जो देनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन को उस तरफ देखना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। उनका उनका ये कहना है कि ना सिर्फ कश्मीर में तशद्दुद हो रहा है या टॉर्चर हो रहा है, बल्कि उन्होंने एक जमाने में कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल भी करार दिया था। लेकिन एक बार फिर जो है वो काकड़ साहब खबरों में है और उसकी रीजन ये है कि जी उन्होंने ये कहा है कि गजा और कश्मीर, यानी जो इंडिया के पास कश्मीर है, उसमें जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और उसके ऊपर यकीनन यूनाइटेड नेशन को सोचना चाहिए। अच्छा, यूनाइटेड नेशन वाले तो जैसे वो कहते हैं ना, देसी ठर्रा पी के बैठे या पता नहीं कुछ सूंघ के बैठे हुए कि ये बोलेंगे और वो एक्शन शुरू कर देंगे। अपना तो सही कर लीजिए कंट्री को सर, अपनी कंट्री में क्या हो रहा है वो तो देख लीजिए। हर वक्त पड़ोस में झांकते रहते हैं, बड़ा देसी तरीका है भाई हमारे यहाँ का। अपने घर में क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ पड़ोस में झांक झांक के एक की 10 करके बतानी है। मगर खैर काकड़ साहब को भी आखिर मजबूरी है ना, जो लोग लाए हैं बोले तो
भाई लोग, हाँ जी, भाई लोग लाए हैं और भाई लोग ने कहा होगा कि बेटा ये डिक्टेशन है, ये तुम्हें हमने लिखवाया है, ये पढ़ना है तुमने, अगर इसमें से एक भी ABCD इधर उधर की तो फिर तुम्हें आगे की पूरी अल्फाबेट जो है ना भूल जाएगी। तो इस वजह से काकड़ साहब बेचारे मजबूर हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप लोग नहीं समझेंगे, बेचारे मजबूर हैं, जो कहा जाता है वही बोलते हैं, कोई बात नहीं। खैर, हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक उनका मुकदमा जाते 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 इतनी देर हो रही है कि उनको लगता है कि उनको मरना पड़ेगा। जी हाँ, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का कि जी लगता ही है कि उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट इतनी देर में पहुंचेगा कि जब तक वो टपक गए होंगे। अब खुदा ना करे ऐसा हो। और फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन है और बहुत अच्छी बातें करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी में ही उनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और हम फवाद चौधरी साहब को वापस जेल से बाहर आता हुआ दिखे। बाहर आता हुआ तो मैंने रोज ही देखते हैं, रोज जेल से बाहर आते हैं और मुकदमा जो चल रहा है उसको अटेंड करते हैं और फिर जेल में चले जाते हैं। मेरा मतलब है जेल से बाहर आके अपने घर जाता हुआ देखे, आराम सुकून से रहे और कोई टेंशन ना हो, इसलिए कि बेचारे अच्छे इंसान है। थोड़ी बहुत ऐसी वैसी फेंक देते हैं तो वो तो कौन नहीं फेंकता भाई, हमारे यहाँ तो सारे ही फेंकते हैं। हमारे तो जो आपने देखा है कि जो पैनलिस्ट आते हैं या जो हमारे एनालिस्ट आते हैं वो भी कितने लंबी लंबी फेंकते हैं, मगर कोई बात नहीं, उनका काम है, उनको करने दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें, ये आपको नजर आ रही है जी मरियम नवाज। जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, ये तो खैर सभी जानते हैं, इसमें आप कहेंगे इसमें मैंने ऐसी कौन सी नई बात बता दी। जी, नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। 23 साल में 2.5 साल जेल, 11 साल जलावतनी काटी। जी हाँ, ये कहना है मरियम नवाज का कि नवाज शरीफ साहब की जो यानी कि जो लाइफ गुजरी है, उनकी सियासी पॉलिटिकल लाइफ जो गुजरी है उस बहुत मुश्किल थी। उसमें से उन्होंने 11 साल जो है जलावतनी यानी कि मुल्क से बाहर गुजारे और 1.5 साल जेल में। खैर, जेल की तो बात समझ में आती है, लेकिन मैडम वो जो बाहर रहे ना नवाज शरीफ साहब, वो अपनी मर्जी से रहे। नवाज शरीफ साहब ने पहले जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसके बाद NRO लेकर वो चले गए थे सऊदीया, और वो भी चले गए थे, आपके चाचू जो हैं वो भी चले गए थे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी चले गए थे। और अब दूसरी बार जब गए हैं तो इमरान खान की गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि मेरी तो तबीयत सही नहीं है, मुझसे तो कुछ खाया नहीं जा रहा, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है। ऐसा करके नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए कि जी मुझे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाए। इमरान खान साहब भी जरा दिल के नरम है तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाएं, कोई बात नहीं, खैर है, वापस आ जाएंगे ट्रीटमेंट करवा के। वो जी 4 साल वो ट्रीटमेंट चलता रहा मियाँ साहब का, ये भी सबको मालूम है। और उसके बाद जी अब आप कम से कम ये कहानियां तो ना सुनाए ना कि मियाँ साहब के साथ जुल्म हुआ है। मतलब इतने ठंडे ठंडे माहौल में लंदन में वो सालों रहते रहे, उससे पहले सऊदी अरब रहते रहे और वहां पे भी शाहाना जिंदगी थी सऊदी अरब में भी, और लंदन में भी ऐसा ही है। बहुत से आपके 4 या 5 आप लोगों के फ्लैट्स हैं वहां पे, और सबसे महंगे इलाके में। मैं तो कहती हूँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपने वो सारे फ्लैट्स जो है ना उनको बेच दें, उसके साथ इमरान खान के बनी गाला को भी बेच दें, इमरान खान की कोई और प्रॉपर्टी है उसको भी बेच दें, फिर जाइए उनके पास आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बेच दीजिए। आसिफ अली जरदारी के भी बड़े महल वहल है जी यहाँ भी, और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री में, वो सारे बेच बाच के और उसका वो पैसा लेकर और जमा करा दीजिए पाकिस्तान के खजाने में। तो कुछ ना कुछ तो कर्जा कम होगा ना, तब तो पता लगेगा कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, तब तो पता लगेगा कि पाकिस्तान का आपको ख्याल है। उसके बाद आप जाइए और जाके जितने हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, यानी कि बोले तो फौज के एजेंसीज के और दूसरे कई जिनका मतलब आपको पता है ना, किसी का आइलैंड है, किसी के बड़े बड़े हाउसिंग स्कीम्स हैं, और किसी ने कहीं पे जो है वो घर ले रखा है लंदन में, किसी ने कनाडा में, किसी ने कहीं, उनको कुछ मत कहिएगा। उनकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ, नहीं तो भारत तो कक्का खा गया होता, और हम तो हजम भी नहीं होते, हाजमूला की गोलियां खा खा के भी उनका कुछ नहीं होना था। तो इसलिए ना हमारे उन फरिश्ते जैसे एजेंसी वालों को, हमारे उन फरिश्ते जैसे फौजियों को जो कि हायर लेवल पर होते हैं और उसके बाद लंबा लंबा पैसा बना के दौड़ लगाते हैं और सीधा बाहर जाके ही रुकते हैं, पाकिस्तान में नहीं रुकते, कभी कभार आ जाते हैं हवा खाने के लिए, वैसे ही चक्कर लगाने के लिए कि देखें तो जरा गरीबों का क्या हाल है, लेकिन वैसे वो लोग बाहर ही रहते हैं। तो उनको कुछ मत कहिएगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो उनको सुबह शाम सलाम करती हूँ और कहती हूँ सर आइए, आपके बाप का माल है, खाइए और निकल जाइए। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहते। हाँ, पॉलिटिशियन को पकड़ लो,
पॉलिटिशियन को पकड़ के जेल में डाल दो, फवाद चौधरी की तरह, इमरान खान की तरह, नवाज शरीफ की तरह, आसिफ अली जरदारी की तरह। पॉलिटिशियन को छितर मारो, पॉलिटिशियन को फांसी लटका दो, जैसे भुट्टो को लटकाया था। पॉलिटिशियन को छोड़ो मत, जैसे बेनजीर के साथ किया था। लेकिन ये बाकी के जो भाई लोग हैं ना, ये भाई ये माई बाप है, पाकिस्तान इनका है। और वैसे भी मुझे लगता है कायदे आजम ने जिस वक्त पाकिस्तान बनाया होगा, मुझे लगता है कि डीएचए वाली जमीन जो है वो अंग्रेजों ने दे दी हमें, और वो देखना ही भूल गए कि यहाँ तो सिर्फ डीएचए बनता है, या फिर थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो मलिक रियाज ले जाता है, और उसका यहाँ पे भेड़िया टाउन, सॉरी भेड़िया टाउन, और भेड़िया टाउन भी कहते हैं, वो बनता है। तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि जितने छित्तर मारने, जितनी गालियां देनी है, जितना शहीद करना है, जितना उड़ाना है, जितना जेलों में डालना है, जितना चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो सबका सब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए। बाकी वो तो जी वर्दी की तो बड़ी इज्जत करनी चाहिए, और कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो खैर छोड़िए, मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहती। और जो बाहर ये लोग बना लेते हैं, कनाडा में समझे, कनाडा में उन्होंने जमीन ले ली, घर बना लिए, लंदन में फ्लैट्स ले लिए, यहाँ पे कॉर्नर के प्लॉट, डीएचए, ये वो, अमेरिका में, दुबई में, तो ठीक है ना। पाकिस्तान की हिफाजत भी तो वही कर रहे हैं, तो मतलब इतना भी नहीं करेंगे? आप लोग भी कमाल करते हैं। अब अगर पाकिस्तान की इतनी आपको चाहिए कि हिफाजत रहे, और कोई आके हमें खा ना जाए, हालांकि जो खाने का जिनका बोल रहे हैं वो हमारी तरफ देख तक नहीं रहे, देखे बगैर पता नहीं कैसे खाते होंगे, लेकिन खैर वो मतलब इतनी हमारी जो है सिक्योरिटी का काम हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम जरा जरा सी बातों पे कि जी देखो जी इतने बिलियन डॉलर की इसने करप्शन कर ली, देखो जी इतने बिलियन डॉलर की जमीन हड़प कर ली, ये देखो उधर भी डीएचए बना दिया, देखो उधर भी डीएचए बना दिया, और उधर भी डीएचए बना दिया, और देखो जी हर सिविलियन इदारे में फौजी बिठा दिए, ना सिर्फ ये कि रिटायर्ड, बल्कि अब तो जो हाजिर सर्विस है वो भी बिठा दिए। इस तरह की बातें जो लोग करते हैं ना, मैं कहती हूँ वो गद्दार है, उनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि यार कोई शर्म कर लो तुम लोग, मतलब जरा सी जमीन खा गए, जरा सा पैसा खा गए कंट्री का, तो तुम लोगों ने तमाशा खड़ा कर दिया। अब बोलते हैं कि जी कश्मीर का इशू हल नहीं कर रहे लोग, कश्मीर का जो इशू है उसको सॉल्व इसीलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि उससे इनकी दुकानें चलती हैं। कौन लोग हैं ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं कि कश्मीर का इशू तो कब का सॉल्व हो गया होता, अगर मगर करें क्या, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर ये डिफेंस के नाम पे बजट कैसे लेंगे, फिर ये कैसे बोलेंगे भारत आ रहा है, भारत आ रहा है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने के लिए, तो वो सारा पैसा जो है वो आना बंद हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ भाई, पता नहीं कौन लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, तौबा तौबा तौबा। मैं तो कहती हूँ ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानियों को, और उन्हें शर्म आनी चाहिए, और हम हैं, मतलब सॉरी वो है तो हमें समझने में, क्या कह रही हूँ, आप लोग समझ ही रहे हैं ना। खैर बहरहाल अगली न्यूज पे चलते हैं। आप लोग तो पता नहीं मुझे कहीं का कहीं निकाल देते हैं, लेकिन मेरी बात को समझे, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको ये देखें, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी बिलावल को आसिफ अली जरदारी संजीदा नहीं लेते तो हम कैसे लेंगे। जी जावेद लतीफ साहब का ये कहना है, और यकीनन वो ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए कि जरदारी साहब भी आते जाते अपने बेटे के बारे में जो मुंह में आते बोल के चले जाते, और ये भी नहीं सोचते कि जी सारा मीडिया खड़ा हुआ है और सुन रहा है, और मीडिया सुन लेगा तो क्या करेगा। वैसे बिलावल साहब का भी ये कहना है कि जी बजाय इसके कि वही पुराने वाले बर्तन ला के, यानी वही जो काफी टाइम से जो पॉलिटिशियंस हैं और बार बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके बजाय वो कहते हैं कि जी मुझे ट्राई करो, मैं नया ब्लड हूं, और जी मैं जो है ना मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, बजाय इसके कि 3 दफा पहले बन चुके प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ये भी कहना है उनका, बिलावल भुट्टो जरदारी का। लेकिन खैर उनके जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी, वो कहते हैं जी अभी बिलावल जो है वो तैयार नहीं है, जब बिलावल तैयार होंगे तो हम उनको भी ले आएंगे। बहरहाल वो कब तैयार होंगे पता नहीं, बिलावल ना हो गए बिरयानी के चावल हो गए तो तैयार ही नहीं हो रहे। खैर कोई बात नहीं, सॉरी ये मुहावरा यहाँ पे है नहीं, और ये कोई मुहावरा है भी नहीं, ये मैंने वैसे ही बोल दिया। खैर अब हम चलते हैं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और साथ साथ जो है वो बेल आइकन को भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो वाह जी वाह, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपसे मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी और न्यूज लेकर, थोड़ा और हंसी मजाक और मुस्कुराहट लेकर। बहुत शुक्रिया।